ओके, आज का आप लोगों का टॉपिक है कपल। तो सबसे पहले आप कपल की डेफिनेशन देखें। अ कपल इज़ फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। कोई सी भी दो फोर्सेस, जो पहली कंडीशन उसने दी है कि अनलाइक पैरेलल, लाइक और अनलाइक फोर्सेस हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी। ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं लेकिन एक दूसरे को कट नहीं करती, उन्हें कहते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्लियर? और जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, यानी कि अगर एक फोर्स 10 न्यूटन की है तो दूसरी भी 10 न्यूटन की ही हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, लेकिन एक ही लाइन में ना हो। इसका मतलब ऐसे है कि आप दोनों फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट लगा रहे हैं लेकिन एक दूसरे के आमने सामने नहीं लगा रहे। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, एक शख्स सीढ़ी का एक सिरा पकड़ के फोर्स लगा रहा है और दूसरा शख्स सीढ़ी का दूसरा सिरा पकड़ के फोर्स लगा रहा है। तो फोर्सेस बेशक एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं लंबाई के रोक, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि टर्निंग इफेक्ट है वो उसके अंदर प्रोड्यूस होगा। और इस तरह का जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कपल। इसकी बेस्ट एग्जांपल है स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ कार, या किसी भी व्हीकल का स्टीयरिंग व्हील। जब आप किसी भी गाड़ी को घुमाते हैं तो उसका स्टीयरिंग जो होता है उसे हम रोटेट करते हैं तो वो गाड़ी घूमती है। तो जो स्टीयरिंग होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक साइड से अगर हाथ नीचे वाली फोर्स लगा रहा है तो दूसरी साइड से हाथ किधर को फोर्स लगाएगा, ऊपर की तरफ। आप दोनों हाथ अगर अपने स्टीयरिंग के ऊपर रखें, जैसा कि इन्होंने साइड पे डायग्राम में भी दिखाया हुआ है कि अगर एक साइड पे नीचे की तरफ पुल कर रहे हैं तो दूसरी साइड पे ऊपर की तरफ क्या करेंगे, पुश करेंगे। अब देखें, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, बल्कि एक लेफ़्ट साइड पे लग रही है और एक राइट साइड पे लग रही है। तो ऐसी दो फोर्सेस जो अनलाइक पैरेलल हों, सेम इन मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन, दीज आर फॉर्म्ड कपल। ये क्या बनाती हैं, कपल बनाती हैं। अब इसके अगर आपने एग्जांपल लेनी है, आप यही नीचे से जो इन्होंने टायर की और इसकी पाने की स्पैनर की एग्जांपल दी हुई है, आप इसे देखें। सेंटर में हम फोर्स, किसी भी नट हमने टायर का ओपन करना है तो हम सेंटर में उसके फोर्स लगा रहे हैं। एक साइड उसकी ए है, एक साइड उसकी बी है। ए पे अपवर्ड फोर्स लगा रहे हैं, बी पे डाउनवर्ड, क्योंकि हम नट को खोलना चाह रहे हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था, ये कौन सी मोशन होगी, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन होगी। जब हम इसको खोलना चाह रहे हैं तो सेंटर जो है ओ, एक फोर्स लग रही है ओ से ए की जानिब, एक फोर्स लग रही है ओ से बी की जानिब। तो एक फोर्स मैं कह देता हूँ एफ ओ ए, एक फोर्स मैं कह देता हूँ एफ ओ बी। दोनों में एफ कॉमन है, मैं एफ कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में आ जाएगा ओ ए प्लस ओ बी। अब देखें, अगर मैं ओ ए और ओ बी को कंबाइन करता हूँ तो ये पूरी लेंथ बन जाती है ए बी। तो इसकी जगह मैं एफ़ के साथ क्या लिख देता हूँ, एफ़ इंटू ए बी। तो ये मेरे पास कपल का फॉर्मूला बन जाता है। ये आपके पास आगे न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा। तो ये टर्निंग इफेक्ट ही है फोर्स का, लेकिन ये टॉर्क की तरह नहीं है। टॉर्क में सिंगल फोर्स जो होती है वो टर्निंग इफेक्ट पैदा कर देती है। कपल में दो फोर्सेस नॉट अलोंग द सेम लाइन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो जो फोर्सेस एक दूसरे को स्टेयर करती हैं उसे क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। क्लियर है? आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम लास्ट टाइम मैंने आपको हल्का सा इसका आइडिया दिया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाएं या दो से ज़्यादा फोर्सेस लगाएं और वो फोर्सेस एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर दें, यानी कि जो नेट फोर्स है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाए। इसका मतलब क्या है? लेट सपोज ये टेबल है आपके पास, आप टेबल के फोर साइड्स होती हैं किसी भी टेबल की, आप उसकी हर साइड पे एक जैसी ताकत के हामिल शख्स को खड़ा कर दें, यानी कि एक जैसी ताकतें हो सबके अंदर। अब वो जब चारों शख्स चारों तरफ से उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, अब लेट कर लें हर शख्स 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है टेबल के चारों तरफ से। अब टेबल किस तरफ को मूव करेगा? टेबल किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो आमने सामने शख्स होंगे दो, वो एक दूसरे की फोर्सेस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, वो रस्सी वाला जो मुकाबला होता है, 10 आदमी एक तरफ खड़े कर दें, 10 एक तरफ खड़े कर दें, ताकत दोनों तरफ एक जैसी है, और अब दोनों तरफ रस्सी को खींचें तो रस्सी किसकी तरफ जाएगी, किसी की भी तरफ नहीं जाएगी। तो क्या इसका ये मतलब है कि उस रस्सी के ऊपर फोर्स ही नहीं लग रही? इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ोर्स नहीं लग रही, बस इसका ये मतलब है कि जो नेट फोर्स है वो ख़त्म हो गई है, वो ज़ीरो हो गई है।
नेट फोर्स होता है द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो जब एक तरफ से 10 न्यूटन और एक तरफ से -10 न्यूटन लगे तो वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब कैंसिल कर देंगी तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्या आएगी, ज़ीरो। वो ऑब्जेक्ट किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा। इस हालत को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन देखें। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर उसके ऊपर किसी तरह की कोई नेट फोर्स एक्ट ना करे तो उसे हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है जब तमाम फोर्सेस, जैसे कि अभी मैंने टेबल की एग्जांपल दी, टेबल के ऊपर मैंने कितनी फोर्सेस अप्लाई करवाई हैं, 4। अगर मैं उनको नाम दूं F1, F2, F3 और F4, जब मैंने इन तमाम को सम किया तो रिज़ल्ट मेरे पास क्या आया, क्या रिज़ल्ट आ रहा है, ज़ीरो। क्योंकि वो चारों फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, कैंसिल। तो सिग्मा F, सिग्मा का मतलब होता है समेशन। ये जो साइड पे सिग्मा का साइन बना है ये ग्रीक लेटर है, इसे सिग्मा पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है समेशन। तो जब मैंने तमाम फोर्सेस को सम किया तो मेरे पास रिज़ल्ट आया ज़ीरो। तो सिग्मा F इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी तरह की कोई फोर्स नहीं लग रही। ये पहली कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। अब बाज़ औक़ात बेटा क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने कपल की बात की कि इक्वल फोर्सेस हों, ऑपोजिट भी हों, लेकिन अब अगर वो फोर्सेस एक ही लाइन में ना हो तो अब वो ऑब्जेक्ट मूव तो कहीं पे भी नहीं करेगा आगे पीछे, लेकिन वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, घूमना शुरू कर देगा, अपनी फिक्स पोजीशन के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसके अंदर टॉर्क पैदा हो जाएगा। इसे हम कहते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इसकी एग्जांपल ऐसे है कि आप वो जो झूला होता है गोल घूमने वाला, जिसकी मैं कल भी एग्जांपल दे रहा था, अब एक शख्स झूले की एक साइड पे खड़ा हो जाए और एक शख्स दूसरी साइड पे, अब वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फोर्स लगाएं, यानी कि ऑपोजिट से मुराद एक शख्स अगर इस तरफ को लगा रहा है तो दूसरा भी इस तरफ को लगाए, क्योंकि उसको ऑपोजिट इधर कोई होगी, उसने इस राइट साइड पे घूमना है, उसने लेफ़्ट साइड पे घूमना है, तो झूला टर्निंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा उसके अंदर, वो घूमने लग जाएगा। या इसके एग्जांपल ऐसे भी ले लें कि ये टेबल है, पहले आप इस टेबल के बिल्कुल आमने सामने खड़े होकर फोर्स लगा रहे थे, अब एक शख्स इधर खड़ा होकर फोर्स लगाए एक कॉर्नर पे और एक शख्स ऑपोजिट डायरेक्शन में दूसरे कॉर्नर पे खड़ा होकर फोर्स लगाए। अब ये क्या होगा, अब ये टेबल ऐसे करके घूमना शुरू हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम की स्टेट तो ख़त्म हो गई। इक्विलिब्रियम में तो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्टिल रहता है। तो अब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वो जो हमने कल किया था कि क्लॉकवाइज मोशन और एंटी क्लॉकवाइज मोशन को क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। जब इक्वल करेंगे, अब जितनी मैं क्लॉकवाइज लगा रहा हूँ उतनी ही मैं एंटी क्लॉकवाइज लगाऊँ तो दोनों फोर्सेस दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब ये होता है टर्निंग इफेक्ट। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। पहली कंडीशन में सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और दूसरी कंडीशन में सम ऑफ टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन जब कोई ऑब्जेक्ट फुलफ़िल करता है तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट अब किस में है, कंप्लीट इक्विलिब्रियम के अंदर है। ओके।